इलेक्शन कमीशन के सीरीज में आज हम लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन को समझेंगे। अभी हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पढ़ा था, आज हम लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन को पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शन को कराता है? तो पहला इलेक्शन कराता है वो प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, इसके साथ साथ पार्लियामेंट के दोनों हाउस का, लोकसभा का और राज्यसभा का, और उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन किस इलेक्शन को कराता है तो उसको समझते हैं। तो समझिएगा कि हमारे यहाँ लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज हैं। लोकल बॉडीज में कौन कौन आते हैं? तो विलेज के लेवल पे जो है वो पंचायत है, पंचायत है, और सिटी के लेवल पर म्युनिसिपैलिटीज है। तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शन है वो कौन कराता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, जिसको हम लोकल बॉडी कहते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलूंगा आप लोग को कि स्टेट इलेक्शन कमीशन किस तरह से आया। तो पहले जानिए कि ये जो लोकल बॉडी यानी जिसको हम पंचायत कह रहे हैं, ये मेन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ तो उसमें ये डीपीएसपी में था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था। किस आर्टिकल में था? तो आर्टिकल 40 में था, आर्टिकल 40 में था। अब आपको पता ही है कि जो नीति निरीक्षक तत्व है या डीपीएसपी है वो ऑटो इन्फोर्सेबल नहीं होता है, यानी जब स्टेट को लगेगा तब वो उसको लागू कर सकता है। तो इसको डीपीएसपी में डाल दिया गया था कि जब ऐसा लगेगा कि लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जाएंगे तब हम इसको लागू कर सकते हैं। तो पहली बार जो 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पंचायत को के इलेक्शन कराए गए। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था जो सारे इलेक्शन को करा रहा था। पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने का जो रिकमेंडेशन था वो LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने का दर्जा दिया गया। और किस अमेंडमेंट से हुआ? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और से पंचायत को ये दर्जा मिला, इलेक्शन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मिला। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से म्युनिसिपैलिटीज। ये जो 73rd है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही स्टेट इलेक्शन कमीशन का कंसेप्ट आता है, इसके पहले नहीं। यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन किसका इलेक्शन कराएगा? पंचायत का कराएगा और म्युनिसिपैलिटीज को। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। तो कौन कौन से पार्ट में है? तो पंचायत से रिलेटेड जो पार्ट है, पंचायत से रिलेटेड जो पार्ट है वो है पार्ट 9, और म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड जो पार्ट है वो है पार्ट 9A। पंचायत से रिलेटेड है और ये म्युनिसिपैलिटी। अब इलेक्शन कमीशन का कहां जिक्र है? तो आर्टिकल 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करता है कि पंचायत के इलेक्शन कौन कराएगा? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। दूसरा आर्टिकल 243ZA ये कहता है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वही म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन को भी कराएगा। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का रिलेशनशिप किन किन आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 243K एंड आर्टिकल 243ZA। अब इसी के तहत
मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी स्टैब्लिश किया गया। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वन लाइनर फैक्ट हैं जो आपके आपके उसमें एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, है ना, जिससे आप एमसीक्यू को आसानी से कर सकें। कौन कौन से फैक्ट हैं? पहली बात कि मैंने बताया कि जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया तो उसके तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन का कंसेप्ट आ गया। तो एमपी का जो हुआ वो 1 Feb 1994 को एक नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कही गई मध्य प्रदेश में। तो क्या डेट है? 1 Feb 1994। अच्छा, ये तो नोटिफिकेशन आया, लेकिन इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 15 Feb 1994 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 15 फरवरी 1994 को ये इस्टेब्लिश हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो जाहिर सी बात है कैपिटल में होगा, यानी मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, तो भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। इलेक्शन बिल्डिंग है ना, चुनाव निर्वाचन भवन कहते हैं उसको, है ना, अरेरा हिल्स पर है। अब इसका काम क्या है? तो चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका काम है रेगुलर फेयर इलेक्शन कराना। और कहाँ कराना? स्टेट के अंदर म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत के इलेक्शन को कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहां मिलता है इसका डिस्क्रिप्शन, इसका वर्णन? तो आर्टिकल 243 के मैं बता चुका हूं और आर्टिकल 243 ZA में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये याद रखिएगा। मोटो क्या है इसका? तो हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, ये इसका मोटो है। कभी पूछ देगा, क्योंकि एमपी का जो पेपर रहता है उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, इसका जो है मोटो है, इसका ध्येय वाक्य कह सकते हैं, है ना। अब इसके जो पहले स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था NB लोहानी, याद रखिएगा। जो पहले स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था NB लोहानी। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर कौन है एमपी की, तो आपको एक फैक्ट याद रखना है कि आज तक कोई भी महिला जो है इलेक्शन कमिश्नर नहीं हुई है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं हुई है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, अगर आपकी बात की जाए कि सेक्रेटरी कौन है, पहला फर्स्ट स्टेट इलेक्शन सेक्रेटरी जो है वो कौन थे? तो मिस्टर प्रकाश चंद्र। मिस्टर प्रकाश चंद्र जो थे वो पहले जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी थे। फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जरूर हुई हैं, जिनका नाम है विजया श्रीवास्तव, ये याद रखिएगा। फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जिनका नाम है विजया श्रीवास्तव। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक जो है वुमेन नहीं हुई है मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन में, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट में कौन है आपके इलेक्शन कमिश्नर? तो बसंत प्रताप सिंह, ये नाम याद रखिएगा। बीपी सिंह से आप नाम याद रखिएगा कि बसंत प्रताप सिंह जो है प्रेजेंट में एमपी के इलेक्शन कमिश्नर हैं। साथ में अगर पूछा जाए कि इस समय सेक्रेटरी कौन है, तो राकेश सिंह है। श्री राकेश सिंह जो है प्रेजेंट के स्टेट इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी सचिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछ सकता है आप में, कभी कभी एमसीक्यू देता है कि इनमें से कौन इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये नाम याद रखने हैं। बहुत कम नाम है, क्योंकि 1994 से 1994 से ही है। तो आपको ये नाम याद रखना है कि ये इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं, तो इनमें इनके अलावा कोई होगा तो वो नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है। NB लोहानी पहले, दूसरे श्री गोपाल शरण शुक्ल, श्री आदित्य विजय सिंह, डॉक्टर अजीत रायजादा, श्री R परशुराम, और प्रेजेंट में जो श्री बसंत प्रताप सिंह जो है वो इलेक्शन कमिश्नर है प्रेजेंट में। और इतने लोग जो है इलेक्शन कमिश्नर हो चुके हैं एमपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का जो निर्वाचक भवन है उसका नाम तो निर्वाचक भवन ही है, वो आप याद रखिएगा। उसका शिलान्यास यानी उसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? तो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, इसका शिलान्यास किया था। और जब ये बनकर तैयार हुआ तो 1 नवंबर 1997, 1 नवंबर 1997 को इसका जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा किया गया, जिनका नाम था मोहम्मद शफी कुरैशी। मोहम्मद शफी कुरैशी उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, उसका उद्घाटन किया है। आपको पता ही है
1 नवंबर जो है वो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, तो उसी समय जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक राइट टू रिकॉल कंसेप्ट है। राइट टू रिकॉल आप लोग जानते होंगे, अगर हम चुनकर भेजते हैं तो हमें बुलाने का भी अधिकार हो सकता है। तो म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन में राइट टू रिकॉल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही आया है अभी तक, लेकिन किस लेवल पे आया है? तो म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन में और पंचायत के इलेक्शन में। तो आपको याद रखना है कि राइट टू रिकॉल वापस बुलाने का अधिकार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के स्थानीय निकायों, केवल स्थानीय मतलब कि केवल लोकल बॉडीज के इलेक्शन में ही राइट टू रिकॉल है कि अगर हम चुनकर भेज सकते हैं तो उनको वापस बुला भी सकते हैं। अब देखिए दूसरा कि देश में नगरीय निकायों पंचायत स्तर के चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। जब से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन और पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को, तब से पहला राज्य मध्य प्रदेश बना जहां पर इसके इलेक्शंस हुए। साथ में एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो जिले का कलेक्टर होता है वो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। हमने एक हायरार्की बताई थी आपको जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समझा रहे थे उस समय। इसमें हायरार्की समझ लीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वही क्या करता है, वही निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन को समझा, उसके को समझे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।